बच्चों, आज हम प्रकाश का परावर्तन बताएंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन अवतल तथा उत्तल दर्पण के द्वारा हम बताएंगे किस प्रकार से किया जाता है। अब ये अवतल और उत्तल दर्पण क्या है? इनको गोलीय दर्पण कहते हैं। क्यों गोलीय दर्पण कहते हैं? मान लीजिए ये एक खोखला गोला है और इस गोले को काटकर हम जब दर्पण बनाते हैं तो वो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण कहलाता है। अब यदि हम इस खोखले गोले को इस प्रकार से काट के ये हमने इसको ये इस प्रकार से अलग कर दिया। अब यदि हम इसके बाहरी तल पे यानी उभरे हुए तल पे यहाँ पे पॉलिश कर देते हैं, मान लीजिए, तो पॉलिश करने पे क्या होगा? इधर तो पॉलिश हो गई, तो प्रकाश की किरण क्या होगी? यहाँ से प्रवेश करेगी और वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। तो ये आपका कौन सा दर्पण बन गया? ये आपका अवतल दर्पण बन गया। इसके विपरीत यदि हम इधर देखिए, अंदर वाले तल पे हमने पॉलिश किया हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण बन रहा है? उत्तल दर्पण। अंदर मतलब यहाँ पे अगर हम पॉलिश कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? प्रकाश की किरण बाहर वाले तल पे टकरा के लौटेगी, तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो अगर ये एक खोखला गोला है तो इसमें कोई केंद्र भी होगा और कोई इसकी त्रिज्या भी होगी। तो अब हम आपको बताएंगे ये वक्रता केंद्र क्या है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसको P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये वक्रता केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या R है। अब यदि प्रकाश की किरण यहाँ पे अगर हम ये वाले उदाहरण में ये देखते हैं, इसको हमने यहाँ पे क्या इसको नाम दिया? ये है आपका वक्रता त्रिज्या R हो गई और ये वक्रता केंद्र C हो गया। अगर इनको हम एक सीधी रेखा के द्वारा मिला देते हैं तो ये जो अक्ष होता है इसको दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब यदि प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है और ये यहाँ पे टकराती है तो क्या होगा? इस तल पे तो पॉलिश नहीं है, तो प्रकाश की किरण क्या होगी? इस प्रकार ये इस मार्ग में वापस लौट आएगी। तो इस समय लौटते समय मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये गुजरती है होके उसको दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, तथा फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये दर्पण की फोकस दूरी है जिसको स्मॉल f के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि मुख्य फोकस को कैपिटल F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु जो यहाँ पे रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है और ये वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है, यहाँ से टकराती है और ये यहाँ से होके जा रही है, जबकि दूसरी किरण ये फिर हम दिखाते हैं ये F से होके जाती है और इससे टकरा के ये इस मार्ग में वापस चली आती है। तो इसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को दूरी को स्मॉल u के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जबकि ये आपका प्रतिबिंब ये बना है, ये है आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बना, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब से लेके दर्पण के बीच की दूरी को स्मॉल v के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, और v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इस प्रकार हम
इस चित्र के द्वारा ये कुछ हमारे पास सूत्र बनते हैं। पहला है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, उसका सूत्र बताइए। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f, यानी 1 फोकस दूरी बराबर 1/v। ये हमने बता दिया, v क्या है, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी है, प्लस 1/u, प्रतिबिंब से दर्पण से वस्तु की दूरी। जबकि अगला जो सूत्र है वो है दर्पण का रेखीय आवर्धन, जिसको m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसके अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ये तीनों सूत्र आप याद कर लीजिएगा।